दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई वेब सीरीज कालकोट को, जिसमें विजय वर्मा लीड रोल में है। और ये वेब सीरीज काफी अमेजिंग है जो आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए बिना समय गवाए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत में ही दिखाते हैं कि एक आदमी स्कूटी पर हेलमेट पहन कर आता है और पारुल चतुर्वेदी नाम के लड़की के ऊपर एसिड फेंक देता है, जिससे उस लड़की का चेहरा जलने लगता है और वह आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ से सीरीज शुरू होती है और उत्तर प्रदेश के सारसी जिले को दिखाते हैं, जहां सब इंस्पेक्टर रविशंकर त्रिपाठी ने हाल ही में पुलिस स्टेशन में ज्वाइनिंग की है। मगर 3 महीने बीत जाने के बाद भी रविशंकर को पुलिस वालों का काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से रविशंकर पुलिस की जॉब छोड़ना चाहता है। रविशंकर की माँ उसके लिए शादी के रिश्ते लाती रहती है, जिन्हें रविशंकर मना करता है क्योंकि रविशंकर को अभी शादी नहीं करनी है। और रविशंकर के पापा का हाल ही में देहांत हुआ है, जिसके बाद रविशंकर की माँ अकेली पड़ गई है। इसलिए वह रविशंकर को शादी करने के लिए बार बार फोर्स करती है। अब रविशंकर अपने थाने जाता है, जहाँ वुमेन क्राइम बढ़ने के बारे में पुलिस वालों को बताया जा रहा था। वहाँ पर रविशंकर के सीनियर और जूनियर सभी बैठे थे, पर रविशंकर मीटिंग के लिए काफी लेट हो गया था। जैसे ही रविशंकर सबके बीच बैठने जाता है, तभी रविशंकर के सीनियर उसे लेट बोलकर काफी डांटते हैं और थाने के एसएचओ जगदीश को सारा ब्लेम करते हैं कि उनके थाने का स्टाफ लेट आता है, जिससे जगदीश को रविशंकर के ऊपर काफी गुस्सा आता है। एसएचओ जगदीश मीटिंग के बाद रविशंकर को काफी डांट लगाते हैं और गुस्से में एसिड केस की रिपोर्ट बनाने के लिए रविशंकर को हॉस्पिटल भेज देते हैं। रविशंकर अपने साथी यादव जी, जिन्होंने सीरीज में साइड रोल काफी अच्छे से निभाया है, उनके साथ हॉस्पिटल पहुँचता है और पारुल की माँ से बातें करता है और बोलता है कि जब विक्टिम को होश आ जाए तो यादव जी को फोन करे ताकि वह उनकी बेटी की स्टेटमेंट ले सके। इसके बाद रविशंकर बाहर जाकर यादव जी से एसएचओ जगदीश को इस्तीफा देने के लिए लेटर देता है, जिससे यादव जी पढ़कर काफी मजाक बनाते हैं और हंसते हैं। फिर गुस्से में उस इस्तीफे को फाड़ देते हैं और गुस्से में रविशंकर को फटकार लगाकर कहते हैं कि तुम फट्टू मत बनो, एक बहादुर पुलिस वाले की तरह अपनी ड्यूटी करो। अब रविशंकर अपने पापा के स्कूल जाता है और अपने पापा का सामान लेकर घर आता है। फिर घर में रविशंकर को पता चलता है कि उसके पापा ने उसके लिए एक लेटर लिखा है, जिसमें लिखा था कि या तो तुम नौकरी छोड़ दो, नहीं तो मेरी एक सलाह मान लो, जो कि एक कविता के रूप में रविशंकर के पापा ने लिखी थी। अगली सुबह यादव जी का फोन आता है, जो रविशंकर को बोलते हैं कि इमरजेंसी है, जल्दी आओ, एसएचओ ने बुलाया है। रविशंकर फटाफट थाने पहुंच जाता है, जहां पर सब लोग एमएलए का वायरल वीडियो देख रहे होते हैं, जिसमें एमएलए एक प्रेग्नेंट लड़की पर गुस्सा कर उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। ये वीडियो काफी वायरल हो गया था, जिससे एमएलए की काफी रेपुटेशन खराब हो गई थी। एसएचओ जगदीश को रविशंकर के इस्तीफा देने के बारे में भी पता चल गया था और वह बोलते हैं कि वह रविशंकर को इस्तीफा देने नहीं देंगे और रविशंकर को एमएलए के पास रिपोर्ट लिखने के लिए भेज देते हैं। रविशंकर एमएलए के पास जाता है, तब एमएलए गुस्से में होता है और वह गुस्से में रविशंकर को बोलता है कि जिसने भी ये वीडियो वायरल किया है उसे जल्दी से पकड़ो, नहीं तो वह उसकी माँ का एमएमएस बनाकर वायरल कर देगा। ये सुनकर रविशंकर को काफी गुस्सा आता है और वह वहाँ से चला जाता है। अब थाने में एसएचओ रविशंकर को लड़की का बयान लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उस लड़की को होश आ गया था। और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में रविशंकर पारुल के माता पिता का बयान लेता है। तब एकदम से पारुल दर्द से छटपटाती है और रविशंकर पारुल का हैंडबैग लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में रविशंकर को किसी लड़की का फोन आता है, जो बोलती है कि वह गवर्नमेंट सर्वे डिपार्टमेंट से बोल रही है। वह रविशंकर के परिवार वालों और उसकी शादी के बारे में पूछती है। इसे सुनकर रविशंकर गुस्से में फोन काट देता है। अब रविशंकर यादव जी के साथ उस आदमी को पकड़ने जाता है, जिसने एमएलए का वीडियो लीक किया था। रविशंकर ने बड़ी चालाकी से एक प्लान बनाकर उस आदमी को एक रेस्टोरेंट में बुलाया और अपने साथी को उससे बात करने के लिए कहा। फिर यादव जी के साथ जाकर उस आदमी को पकड़कर पुलिस की गाड़ी में थाने भेज दिया। अब उस लड़की का दोबारा फोन आता है। वह लड़की बोलती है कि आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? रविशंकर बोलता है कि आप ये क्या फालतू के सवाल कर रही हैं और फोन काट देता है। रविशंकर अब अपने घर पहुंचता है और वह अपनी बड़ी बहन और जीजा को देखता है। रविशंकर अपने जीजा से नाराज था, इसलिए वो कभी उनसे बात नहीं करता और ऊपर जाकर अपनी माँ को बुलाकर बोलता है कि ये जीजा यहाँ पर क्यों आया है। तब उसकी माँ बोलती है कि उसकी बहन माँ बनने वाली है, जिसकी खबर लेकर वह यहाँ पर आए हैं। तुम्हारी दुश्मनी तुम्हारे जीजा से है, तुम्हारी बहन से नहीं। रविशंकर अब खाने के लिए नीचे आता है, जहाँ उसके जीजा जी बोलते हैं कि उसने उसकी बहन को शराब पीना सिखा दिया है। यह सुनकर रविशंकर काफी नाखुश होता है और रविशंकर की माँ उसे भी जल्दी से शादी करने के लिए बोलती है।
पर रवि मना कर देता है। अब रविशंकर को यादव जी का फोन आता है और यादव जी बोलते हैं कि उनकी काफी तारीफ हो रही है और मंत्री जी भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, आप जल्दी से थाने आ जाओ। रविशंकर जैसे ही थाने पहुंचता है, वह आदमी जिसने एमएलए का वीडियो वायरल किया था वह जा रहा होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी काफी पिटाई हुई है। एसएचओ जगदीश रवि से पूछते हैं कि तुमने एमएलए का वीडियो वायरल करने वाले आदमी को कैसे पकड़ा। रविशंकर बोलता है कि मैंने एक ईमेल डाला कि वह इस वायरल वीडियो को खरीदना चाहता है, जिससे उस आदमी को लालच आया और वह उनसे बात करने के लिए रेस्टोरेंट आ गया और उन्होंने उस आदमी को वहीं दबोच लिया। अब थाने में पारुल के हैंडबैग की चेकिंग होती है, जहां उन्हें उसका फोन और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कोल्ड ड्रिंक के साथ विस्की मिली हुई मिलती है। इसे देखकर एसएचओ जगदीश बोलता है कि पारुल एक प्रोस्टिट्यूट है और धंधे के किसी आदमी ने उस पर एसिड अटैक किया है। पारुल के पापा को अब थाने बुलाया जाता है और एसएचओ जगदीश रविशंकर को बोलता है कि तुम उसके पापा से पूछताछ करो और उन्हें बताओ कि उनकी बेटी धंधा करने वाली थी। और एसएचओ रविशंकर को ये भी बोलता है कि तुम गुस्से और कठोर आवाज में पारुल के पापा से बात करना। अब रविशंकर पारुल के पापा को ऊंची आवाज में ही सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर पारुल के पापा काफी इमोशनल होकर रोने लगते हैं। तब एसएचओ जगदीश वहाँ आकर उन्हें संभालता है। तब पारुल के पापा एसएचओ को बताते हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर शक तो था। इसके बाद पारुल के पापा वहाँ से जाने लगते हैं और रविशंकर पारुल के पापा के पास जाकर उनसे उनकी बेटी के फोन का पासवर्ड पूछता है। साथ ही रविशंकर मन ही मन सोचता है कि पारुल तो एक शरीफ लड़की है, वह धंधा नहीं कर सकती। अब रवि की दीदी रवि के पुलिस स्टेशन के बाहर आती है और रवि को बोलती है कि वह रात को वहाँ से जा रही है, अगर उससे मिलना है तो वह आ जाए। जिसके बाद उसकी बहन वहाँ से चली जाती है। रविशंकर और यादव जी अब कोठे में जाकर लड़की के बारे में पता करते हैं कि वह धंधा करती है या नहीं। और वहीं रविशंकर यादव जी को बताता है कि उनके कोचिंग में एक लड़की पढ़ती थी। एक बार उस लड़की को एक लड़के ने गिफ्ट दिया तो उस लड़की ने उस लड़के को थप्पड़ मार दिया। अगले दिन वह लड़का 4 लड़के लेकर आया और उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगा, जिसके बाद उस लड़की का कोचिंग में आना जाना मुश्किल हो गया। फिर एक दिन वह लड़का उस लड़की के घर आया और उसने बोला कि वह आज से उस लड़की की रक्षा करेगा। जिसके बाद उस लड़की को कोचिंग में कोई परेशान नहीं करता था और फिर थोड़े टाइम बाद उस लड़की ने उस लड़के से शादी कर ली। और ये सारी स्टोरी रविशंकर की बहन की थी। तभी रविशंकर अपने जीजा से नफरत करता था। उसके बाद वहाँ पर रविशंकर को एक बच्ची दिखती है। रविशंकर पूछता है कि ये बच्ची को क्या हुआ है। तब एक आदमी बताता है कि बच्ची की माँ जब पेट से थी तब उसकी माँ ने खूब सिगरेट और शराब पी, जिसकी वजह से उसकी बच्ची का ये हाल हो गया। रविशंकर और यादव जी को कोठे का आदमी पारुल के बारे में बताता है कि उन्होंने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर उसने 40,000 पर घंटा बोला तो उन्होंने उसके साथ काम करने के लिए मना कर दिया। साथ ही यादव जी को पारुल के 2 नंबर भी मिलते हैं। फिर रविशंकर को उसी लड़की का फोन आता है जिसने उसे पहले फोन किया था। तब रविशंकर काफी गुस्से में उससे बात करता है और तभी वह लड़की बोलती है कि वह एफएम रेडियो से बोल रही है और उसकी दीदी ने बकरा बनाने के लिए कहा था। अब रविशंकर बाइक से फटाफट बस स्टैंड जाता है, जहां वह अपनी दीदी से बोलता है कि तुम डिलीवरी के 3 महीने पहले ही उनके घर आ जाना और दारू कभी मत पीना। जिसके बाद वह अपनी दीदी को गले से लगाता है। और इधर पारुल हॉस्पिटल में फोन अनलॉक करने का पैटर्न इशारों से बता देती है और एपिसोड 2 यही खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में पुलिस स्टेशन में पारुल चौधरी का फोन अनलॉक होता है। पारुल के फोन का पैटर्न M था और उसके फोन में M नाम से मृदुल के 2 नंबर थे। एसएचओ जगदीश रविशंकर को मृदुल को फोन करने को कहते हैं। रविशंकर मृदुल को फोन करके बातों में फंसाने की कोशिश करता है, पर मृदुल रविशंकर को फोन में गाली देकर फोन काट देता है। एसएचओ जगदीश को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है और वह रविशंकर को बोलते हैं कि थोड़ा मर्द की तरह जोर से बात किया करो। और फिर वह अपनी टीम को मृदुल का एड्रेस निकालने को बोलते हैं। इधर रविशंकर और यादव जी हॉस्पिटल के बाहर पारुल की माँ से बातें करते हैं और मृदुल का फोटो दिखाकर बोलते हैं कि वह उस लड़के को जानती है या नहीं। पारुल की माँ बोलती है कि उसकी बेटी काफी सीधी है और वहाँ से चली जाती है। यादव जी रविशंकर को पारुल से बात करने को बोलते हैं। तब रविशंकर पारुल के पास जाकर मृदुल की फोटो दिखाकर मृदुल के बारे में पूछता है। तब पारुल कुछ बोलने की कोशिश करती है पर बोल नहीं पाती और इससे उसकी हालत खराब होने लगती है, जिससे पारुल की माँ उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। रविशंकर अब पारुल के पापा से मिलने के लिए उनके घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि पारुल की एक छोटी बहन भी है और पारुल के पापा घर में किसी भी लड़के का आना अलाउ नहीं करते थे और वे अपनी बेटियों से थोड़ा नाखुश थे क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। रविशंकर के वहाँ से जाते ही पारुल की छोटी बहन रवि को बताती है कि वह मृदुल को जानती है और वह शालीमार में केमिस्ट शॉप पर काम करता है। उसके बाद रविशंकर और यादव जी केमिस्ट की शॉप पर जाते हैं और मृदुल को फोन करते हैं। मृदुल का फोन केमिस्ट वाला आदमी उठाता है
और रविशंकर उस आदमी के पास जाकर थप्पड़ ही थप्पड़ मारता है, पर वह आदमी बोलता है कि मैं मृदुल नहीं हूँ। मृदुल का फोन सुबह से ही वहीं पर है। उसके बाद रविशंकर मृदुल का फोन लेकर वहाँ से चला जाता है। मृदुल के फोन में सिर्फ 2 नंबर थे, एक डॉक्टर राणा और एक पारुल। यादव जी अपनी फोन से बड़ी चालाकी से राणा से बात कर अपॉइंटमेंट मांगते हैं और बोलते हैं कि उन्हें अपना इलाज कराना है और ये नंबर उनको मृदुल ने दिया है। इसके बाद डॉक्टर राणा फोन काट देता है। अब पुलिस स्टेशन में यादव जी पारुल का फोन देखते हैं और फोन कर रविशंकर को डॉक्टर राणा और पारुल के मैसेज में झड़प के बारे में बताते हैं और उन्हें मैसेज में डॉक्टर राणा का एड्रेस भी मिल जाता है। उसके बाद रविशंकर और यादव जी फौरन डॉक्टर राणा के एड्रेस पर जाते हैं जहाँ डॉक्टर ने एक आदमी को बांधा हुआ था। डॉक्टर राणा बोलता है कि वह उसका पेशेंट है जिसका वह इलाज कर रहा है और वह एक सेक्सोलॉजिस्ट है जो गे लोगों को मर्द बनाता है और मृदुल भी उसका ही क्लाइंट था जिसने उसके पैसे नहीं दिए। अब थाने में एसएचओ जगदीश मृदुल को कहीं से पकड़ लाते हैं और रविशंकर को बोलते हैं कि मृदुल पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है। रविशंकर अब मृदुल से बात करता है और मृदुल बताता है कि वह गे है। उसने डॉक्टर राणा से इलाज कराया और राणा ने उसे एक लड़की के साथ सोने के लिए बोला ताकि उसे पता लग सके कि वह सही हुआ या नहीं। तब मृदुल को पारुल का नंबर ऑनलाइन मिला। उसने उससे बात की और उनकी आपस में दोस्ती हो गई। पारुल ने मृदुल को बोला, भगवान ने तुम्हें जैसा बनाया है तुम ठीक हो, और उसने डॉक्टर राणा का नंबर लेकर कहा कि वो उसको काफी सुनाएगी क्योंकि उसने मृदुल के पैसे खाए थे। उसके बाद रविशंकर मृदुल से पूछता है कि तुम्हें पता है कि एसिड किसने फेंका है। तब मृदुल पारुल के एक्स बॉयफ्रेंड मानव का नाम बताता है और फिर रविशंकर एसएचओ जगदीश के पास जाकर बोलता है कि पारुल एक प्रोस्टिट्यूट नहीं है। जिसके बाद रविशंकर घर आता है और वह एक लड़की का फोटो देखकर मुस्कुराता है। रविशंकर को उस लड़की का रिश्ता आया था। जिसके बाद 3rd एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 4 के शुरुआत में ही रविशंकर अपनी माँ के साथ शिवानी नाम की लड़की को देखने के लिए जाता है। रविशंकर की माँ और लड़की वाले आपस में खूब हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद रविशंकर यादव जी के साथ हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर उन्हें मानव मिलता है, वही जो पारुल का एक्स बॉयफ्रेंड था। वह पारुल के पास बैठा था। रविशंकर मानव से पूछताछ करता है और मानव का फोन भी चेक करता है। तब उन्हें मानव के फोन में पारुल की प्राइवेट फोटोज मिलती है। मानव बोलता है कि वह फोटो उस पर पहले से ही हैं, जब पारुल और वह रिलेशनशिप में थे। रविशंकर और यादव जी मानव के ऊपर शक करते हैं और बोलते हैं कि तुमने उसके ऊपर एसिड फेंका है ना। और रविशंकर मानव से पूछता है कि 5 जून को जब पारुल के ऊपर एसिड अटैक हुआ तो तुम कहाँ थे। तब मानव बोलता है कि वह अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने गया था जिसका उसके पास ऑनलाइन टिकट भी है। इसके बाद रविशंकर मानव को जाने देता है और शहर के बाहर जाने के लिए मना करता है। रविशंकर और यादव जी पारुल की कोचिंग सेंटर में जाकर पूछताछ करते हैं जहां उन्हें गार्ड से पता चलता है कि एसिड अटैक से 2 दिन पहले कोचिंग की एक लड़की के ऊपर किसी ने नीला पानी फेंका था। और यादव जी उस लड़की के पास जाकर पूछताछ करते हैं। उस लड़की का नाम रश्मि था जो कि पारुल की बेस्ट फ्रेंड थी। रश्मि बताती है कि किसी ने पारुल की नेट पे गंदी फोटो और उसका नंबर डाल दिया था जिसके कारण बच्चे उसे गंदे कमेंट करते थे और इसी की वजह से 15 दिन तक वह कोचिंग नहीं आई। अब रात को शिवानी की फैमिली वाले जिससे रवि का रिश्ता होने वाला है वो रविशंकर के घर आते हैं और रविशंकर और शिवानी अकेले में आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। शिवानी रविशंकर को अपने नीले नेल पेंट के बारे में बताती है। तब रविशंकर को कुछ याद आता है और वह फटाफट रूम में जाकर एक किताब देखता है और तभी रविशंकर को यादव जी का फोन आता है जो रविशंकर को बताते हैं कि मानव एसिड अटैक वाले दिन मूवी हॉल में मूवी देख रहा था जो कि उन्होंने कंफर्म किया है। रविशंकर भी यादव जी को बताता है कि जो एसिड पारुल पर फेंका गया था वह सल्फरिक एसिड है जो कि नीले रंग का होता है और 2 दिन पहले रश्मि के ऊपर भी नीले रंग का पानी फेंका गया था और ये दोनों ही बातें आपस में रिलेटेड हैं जिसके बारे में हमें पता लगाना होगा। अब रविशंकर और यादव जी मानव से दोबारा पूछताछ करते हैं। मानव बताता है कि पारुल की आशीष नाम के लड़के से एंगेजमेंट हो गई थी जो कि पारुल से काफी प्यार करता था। जिसके बाद एक दिन मानव ने पारुल के पास जाकर माफी मांगी और पारुल ने मानव को माफ भी कर दिया और पारुल ने आशीष को शादी के लिए मना कर दिया। मगर शादी से मना करने के बाद पारुल को गिल्ट फील होने लगा और उसने आशीष की सेटिंग अपनी फ्रेंड रश्मि से कराने की सोची। मगर मानव को लगता है कि आशीष जरूरत से ज्यादा ही अच्छा था और पारुल को तो ऐसे लड़के से कभी शादी करनी ही नहीं थी। अब हॉस्पिटल में पारुल को होश आता है और वह बगल में पड़े नोटपैड को पकड़ने की कोशिश करती है पर नोटपैड नीचे गिर जाता है और पारुल दर्द से रोती है और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। दोस्तों एपिसोड 5 की शुरुआत में रविशंकर पुलिस स्टेशन में रश्मि से पूछताछ करता है और रश्मि को पारुल की कंडीशन का वीडियो दिखाकर बोलता है कि सच बताओ
तब रश्मि रोते हुए बोलती है कि उसको आशीष का ईमेल आया था कि उसे आशीष से इंस्टीट्यूट के बाहर मिलना है। अगले दिन आशीष आया और उसके ऊपर नीला पानी डालकर चला गया। रश्मि ने ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड पारुल को नहीं बताई क्योंकि पारुल की फोटो लीक हो गई थी, जिसके कारण पारुल कोचिंग नहीं आ रही थी और पारुल ने अपना फोन नंबर भी चेंज कर लिया था। रविशंकर रश्मि से पूछता है कि आशीष शहर से बाहर क्यों गया था। तब रश्मि बोलती है कि पारुल ने आशीष की कंप्लेंट की थी, जिसकी वजह से उसे कुछ समय के लिए शहर छोड़कर जाना पड़ा। यह सुनकर रविशंकर का शक आशीष पर बढ़ता है। रविशंकर और एसएचओ जगदीश हॉस्पिटल में जाकर मानव से पूछताछ करते हैं। तब वहाँ पर एकदम से एमएलए आता है और बोलता है कि उनके शहर में 20 से 25 लोग फास्फोरस पॉइजन से मारे गए हैं, जिसकी वजह माइन फैक्ट्री का एक्सप्लोसिव है जो नदी का पानी खराब कर रहा है। एमएलए अपोजिशन लीडर का नाम खराब करके अगले इलेक्शन में जीतना चाहता था, इसीलिए उसने मुद्दा बनाया था। एसएचओ जगदीश रविशंकर को बोलते हैं कि तुम एसिड अटैक केस देखो और मैं एमएलए का केस देखता हूँ। रविशंकर यादव जी के साथ महिला हेल्पलाइन सेंटर जाकर पूछताछ करता है। तब उन्हें पता चलता है कि आशीष पारुल के पीछे पड़ गया था। इसी वजह से पारुल ने 1090 पर कॉल किया और आशीष को शहर छोड़ के जाना पड़ा। पुलिस को अब आशीष पर पूरा शक था कि उसने ही पारुल पर एसिड अटैक किया है। अब रात को यादव जी और एसएचओ जगदीश बात कर रहे होते हैं। तब रविशंकर वहाँ आता है और एसएचओ जगदीश की रविशंकर से नाराजगी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से वे आपस में खूब हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद रविशंकर और यादव जी हॉस्पिटल जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि आशीष ने 2 दिन पहले रश्मि पे नीला पानी डालकर एसिड फेंकने की प्रैक्टिस की थी। फिर पारुल के ऊपर 2 दिन बाद एसिड डाला क्योंकि पारुल आशीष को भाव नहीं दे रही थी और 109 पर उसकी शिकायत भी की थी। रविशंकर पारुल के पास जाकर पूछता है कि उसने एसिड फेंकने वाले का चेहरा देखा है, क्या वह आशीष है? पर पारुल मना कर देती है। वह इशारों में बताती है कि एसिड फेंकने वाले आदमी ने हेलमेट पहना था तो वह उसे नहीं देख पाई। तब रविशंकर और यादव जी आशीष को पकड़ने के लिए उसके घर जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि आशीष की डेड बॉडी पड़ी है और उसने सुसाइड कर लिया है। और एपिसोड 5 यहीं खत्म होता है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और रविशंकर और शिवानी साथ में घूमते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। उसके बाद पुलिस स्टेशन में एसएचओ जगदीश रविशंकर को बोलता है कि फाइनली केस खत्म हो गया है। पर रविशंकर को अभी संतुष्टि नहीं हुई थी क्योंकि आशीष के सुसाइड नोट में एसिड फेंकने वाली बात कहीं लिखी ही नहीं थी और उनके पास कोई विटनेस भी नहीं था जिससे साबित हो सके कि आशीष ने ही एसिड फेंका है। पर एसएचओ जगदीश बोलता है कि पारुल ने आशीष की 1090 में कंप्लेंट की, जिसकी वजह से वह दुखी हुआ और गुस्से में आकर उसने पारुल के ऊपर एसिड फेंक दिया और पकड़े जाने के डर से आशीष ने सुसाइड कर लिया। आशीष के पास एसिड फेंकने का मोटिव भी था और अब ये केस खत्म हो गया। फिर एक बच्ची के मम्मी पापा अपनी बच्ची की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने आते हैं। एसएचओ रविशंकर को बच्ची को ढूंढने के लिए बोलता है। रविशंकर और यादव जी जाकर रिक्शे वाले से पूछताछ करते हैं, जो बोलता है कि उसने बच्ची को स्कूल में छोड़ा और फिर उसके बाद वह कहाँ गई उसे नहीं पता। थोड़ी देर बाद रविशंकर को साइबर वालों से पता चलता है कि पारुल की ईमेल आईडी पर अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, मतलब किसी ने पारुल की ईमेल आईडी खोलकर आशीष को मैसेज किया है। रविशंकर पारुल से ईमेल के बारे में पूछता है पर पारुल मना कर दी है। पारुल की बहन रविशंकर को एक पेज देती है जिसमें रविशंकर के पापा की कविता लिखी थी और पारुल की बहन रविशंकर को बोलती है कि आपका केस इस पेज से ही सॉल्व होगा। अब फोन ट्रैक करने वालों का रविशंकर को मैसेज आता है जो पारुल का लास्ट आईपी एड्रेस बताते हैं जहां उसका ईमेल ओपन हुआ था। रविशंकर फटाफट उसी एड्रेस पर जाता है। वह एक अली नाम का साइबर कैफे था। रविशंकर आशीष के घर जाकर उसका ईमेल चेक करता है। वहाँ पर आशीष को पारुल का मेल आया था जिसमें पारुल ने आशीष को सुसाइड करने के लिए कहा था, मगर पारुल तो हॉस्पिटल में थी तो किसी और ने आशीष को मेल किया, जिसकी वजह से आशीष ने सुसाइड कर लिया। अब थाने में एसएचओ जगदीश रविशंकर को डांट लगाते हैं और बोलते हैं कि वह केस खत्म हो गया है, तुम बच्ची को ढूंढो। रविशंकर और यादव जी फिर बच्ची को काफी ढूंढते हैं पर वह नहीं मिलती। अब रात को किसी तरह बच्ची मिल जाती है। रविशंकर बच्ची से बात करता है। तब बच्ची के जूते में छेद था। रविशंकर बच्ची के जूते फटने के बारे में पूछता है। तब हमें पता चलता है कि वह बच्ची एसिड अटैक के टाइम पर वहीं थी और उसने सब देखा है। फिर बच्ची रविशंकर को स्कूटी का नंबर बताती है जो उसे याद था। अब रविशंकर एसएचओ की तरफ देखता है और एसिड अटैक वाला केस दोबारा ओपन हो जाता है। उसके बाद रविशंकर अपने घर जाता है। तब शिवानी वहाँ आई होती है और वह खाना बना रही थी और उसी वक्त शिवानी को मिर्गी का दौरा आ जाता है और एपिसोड 6 यहीं खत्म होता है।
अब एपिसोड 7 की शुरुआत होती है और शिवानी की फैमिली रविशंकर के घर आई थी और वह रविशंकर से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने शिवानी की मिर्गी के दौरे की बात छुपाई थी। मगर रविशंकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब रविशंकर और यादव जी जाकिर सिद्दीकी के घर जाते हैं जिसका नाम स्कूटी की नंबर प्लेट पर रजिस्टर है। जाकिर सिद्दीकी के घर में उसकी माँ होती है जो बताती है कि वह घर पे नहीं है, शायद वह कॉलेज में होगा। उसके बाद रविशंकर जाकिर सिद्दीकी के कॉलेज जाता है जहाँ पर उसे वही स्कूटी मिलती है जिससे एसिड अटैक हुआ था। उसी कॉलेज में रविशंकर के पापा प्रोफेसर भी थे और थोड़ी ही देर में रविशंकर को उसके पापा का एक स्टूडेंट आलोक मिलता है जिससे रविशंकर जाकिर सिद्दीकी के बारे में सारी जानकारी ले लेता है। आलोक बताता है कि जाकिर की स्कूटी वहीं पर चाबी समेत लगी रहती है और उसे कोई भी आदमी ले जाया करता था और वापस लाकर खड़ा कर दिया करता था। रविशंकर आलोक को पारुल की फेक आईडी के बारे में भी बताता है कि पारुल के नाम से एक फेक आईडी है जिससे कोई अभी भी बातें करता है। आलोक बोलता है कि वह पारुल की फेक आईडी से बात कर उसको एक फोटो भेजेगा जिसके डाउनलोड होते ही उसे दूसरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता चल जाएगा जिससे रविशंकर पारुल पर अटैक करने वाले आदमी को पकड़ सकता है। अब पुलिस स्टेशन में एसएचओ जाकिर की कुंडली निकाल लेते हैं कि जाकिर ने अपने पापा को मारने की कोशिश की जिसकी एफआईआर हुई और अब जाकिर के चाचा उसको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। अब थाने में जाकिर की स्कूटी खुलती है जिसमें सोडियम सल्फेट पाउडर मिलता है और रविशंकर और एसएचओ को पूरा विश्वास हो जाता है कि जाकिर ने ही पारुल पर एसिड अटैक किया है। रविशंकर और यादव जी जाकर जाकिर को पकड़ लाते हैं और थाने में उसकी खूब पिटाई करते हैं। फिर रवि जाकिर से इंक्वायरी करता है, तब उन्हें पता चलता है कि जाकिर ने पारुल पर एसिड नहीं फेंका है जिससे अब ये केस और घूमता जा रहा था मगर एसिड फेंकने वाले का पता नहीं चल पा रहा था। अब अपोजिशन लीडर एसएचओ रविशंकर को बुलाकर एमएलए के वायरल वीडियो के बारे में पूछता है पर जगदीश मना करता है और बोलता है कि ये सब काम तो साइबर क्राइम वाले देखते हैं, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल अपोजिशन लीडर वीडियो का फायदा लेकर एमएलए की इमेज खराब करके इलेक्शन जीतना चाहता था। अब रविशंकर मानव के पास जाकर कुछ फोटोज दिखाता है और मानव बोलता है वह उनमें से किसी को नहीं जानता। फिर मानव बोलता है कि आशीष ने ही पारुल के ऊपर एसिड फेंका है, उसे पूरा विश्वास है। रविशंकर को मानव पर हल्का सा शक होता है और वह बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि आशीष ने ही एसिड फेंका है। तब मानव बोलता है कि उसे रश्मि ने बताया है। रविशंकर ये बात सुनकर रश्मि पर शक करता है कि वह आशीष को क्यों फंसा रही है। अब रविशंकर अपने घर होता है तब उसे आलोक का फोन आता है कि उसने फेक आईडी से चैट करके आईपी एड्रेस पता लगा लिया है। रविशंकर फटाफट आईपी एड्रेस की लोकेशन पर जाता है जहां पर रविशंकर को पारुल की दोस्त रश्मि मिलती है और एपिसोड 7 यही खत्म होता है। अब एपिसोड 8 और फाइनल एपिसोड की शुरुआत होती है। पुलिस स्टेशन में रश्मि की खूब पिटाई होती है। रविशंकर रश्मि से सच पूछता है, तब रश्मि बताती है कि उसने ही पारुल की गंदी फोटोज और उसका नंबर वेबसाइट पर डाला था क्योंकि वह पारुल से काफी जलती थी। पारुल हमेशा रश्मि को नौकर की तरह ट्रीट करती थी। रविशंकर रश्मि से पूछता है, तुम पारुल की फेक आईडी क्यों चला रही थी? तब रश्मि बोलती है कि हमें अच्छा लगता है जब बॉयज उससे मैसेज में बात करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, इसलिए वह पारुल की फेक आईडी चला रही थी। पर रश्मि ने एसिड अटैक नहीं करवाया, उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। रविशंकर एसएचओ जगदीश को बोलता है कि पारुल और आशीष दोनों की आईडी हैक थी। उसके बाद रविशंकर को कुछ याद आता है और वह भाग कर जाता है और उसके पापा की कविता का जेरोक्स वहाँ पर रखे पेपर से मिलाता है जो जेरोक्स उसने आईपी एड्रेस वाले अली साइबर कैफे से लिया था। अब रविशंकर को अभी तक 28 विक्टिम से अली साइबर कैफे का कनेक्शन होने पर शक होता है जिससे वह कांस्टेबल को चेक करने के लिए बोलता है कि एसिड विक्टिम्स और अली साइबर कैफे का कुछ कनेक्शन है या नहीं, चेक करके बताओ। फिर रविशंकर यादव जी के साथ नितिन के पास जाता है जिसने अपनी बहन पर एसिड अटैक किया था। जो 2 एसिड अटैक केस सॉल्व हुए थे उनमें से वह एक था। नितिन बताता है कि उसकी बहन एक मुस्लिम लड़के से प्रेग्नेंट हो गई थी जिसका उसने एबॉर्शन कराया। जब नितिन को ये पता चला तो उसने अपनी बहन पर गुस्से में एसिड फेंक दिया। रविशंकर बोलता है कि तुम्हें किसने बताया कि वह प्रेग्नेंट थी? तब नितिन बोलता है कि उसे ईमेल आया था अस्पताल से कि उसकी बहन ने एबॉर्शन कराया है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में पता चल जाता है कि 28 विक्टिम में से 11 विक्टिम का अली साइबर कैफे से कनेक्शन है। रविशंकर साइबर सेल के एक आदमी से पता लगाता है कि कीबोर्ड ब्लॉगर से ईमेल हैक होता है। अगर रविशंकर एक शॉर्टकट की कंप्यूटर में दबाए तो उसे पता चल जाएगा कि किसने ईमेल हैक किया है। रविशंकर अब अली कैफे में आशीष और पारुल के कंप्यूटर पर जाकर शॉर्टकट लगाकर चेक करता है जिससे रविशंकर को मनु शर्मा नाम की आईडी मिलती है। रविशंकर आलोक को फोन लगाकर मनु शर्मा नाम के आदमी के बारे में पूछता है। आलोक बताता है कि वह उसके कॉलेज का इंटरनेट प्रोवाइडर है।
रविशंकर अब नितिन की बहन के हॉस्पिटल जाकर शॉर्टकट की यूज करता है, पर वह कंप्यूटर हैक नहीं था। तब रविशंकर मनु शर्मा का फोटो दिखाकर डॉक्टर से पूछता है कि आप इसे जानते हैं या नहीं। डॉक्टर बोलती है वह आदमी 3 साल पहले वहाँ काम करता था। मन्नू वही आदमी है जिसने शुरू में एमएलए का वीडियो इंटरनेट पर वायरल किया था। मतलब मनु शर्मा ही असली कल्प्रेट है और पारुल के ऊपर मनु शर्मा ने ही एसिड फेंका है। रविशंकर और यादव जी मनु शर्मा को पकड़ने जाते हैं। तब मनु शर्मा यादव जी की आंख में पेन मारकर वहाँ से भागता है। रविशंकर मन्नू का पीछा करता है, पर मन्नू रविशंकर को धक्का देता है, जिससे रविशंकर के पैर में चोट लग जाती है और मन्नू वहाँ से भाग जाता है। एसएचओ जगदीश अब अपोजिशन लीडर से मिलकर उसे मन्नू का सपोर्ट देना है, ऐसा बोलकर मन्नू को माइन फैक्ट्री में बुलाने के लिए बोलता है, जहाँ एसएचओ जगदीश और उसकी टीम मन्नू को अरेस्ट कर लेगी और बदले में अपोजिशन लीडर को एमएलए का वायरल वीडियो मिल जाएगा। अब जगदीश और उसकी पूरी टीम माइन फैक्ट्री में मन्नू को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाती है। एसएचओ अपोजिशन लीडर को फोन लगाता है, पर उसका फोन उस साइड से रविशंकर उठाता है, जो बताता है कि मन्नू ने अपोजिशन लीडर को मार दिया है। तब एकदम से पुलिस की गाड़ी पर कुछ लोग गोलियां चलाते हैं और सारे पुलिस वालों को मार देते हैं, पर एसएचओ किसी तरह बच जाता है। फिर रविशंकर और एसएचओ जगदीश भी काउंटर अटैक करके मन्नू के सारे आदमियों को गोली से मार देते हैं। मन्नू अब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और रविशंकर उसका पीछा करता है, पर मन्नू बड़ी चालाकी से रविशंकर की छाती में सरिया मारकर ट्रक लेकर वहाँ से भागता है और रविशंकर घायल होकर भी बाइक से मन्नू का पीछा करता है। और जब वह नदी किनारे पहुँचता है, तब वह देखता है कि नदी किनारे एक आदमी छोटी बच्ची को नदी में डाल रहा है और रविशंकर कुछ कर पाता इससे पहले ही वो आदमी बच्ची को नदी में फेंक कर वहाँ से भागता है। रविशंकर बच्ची को बचाने के लिए नदी में जाता है, तब वहाँ एकदम से मन्नू आता है और वह रविशंकर को डुबाने की कोशिश करता है, पर रविशंकर अपनी छाती में से सरिया निकालकर मन्नू को जान से मार देता है और छोटी बच्ची को बचाकर वहाँ से ले जाता है। अब रविशंकर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाता है और कुछ टाइम बाद रविशंकर मानव के पास जाकर सवाल पूछता है। तब मानव बताता है कि मन्नू उसका दोस्त था और पारुल ने मानव को धोखा दिया, जिससे मानव को काफी गुस्सा आया। उसने मन्नू की मदद से पारुल का ईमेल हैक करवाया और पारुल पर एसिड अटैक का प्लान बनाया और उन्होंने ही रश्मि को आशीष की ईमेल आईडी हैक कर कोचिंग